Hello everyone. So today in this class we will read the NCERT highlights of class 12th physics chapter number 1, that is electric charges and fields, right? So ये फर्स्ट चैप्टर है हमारी NCERT का, हमारी क्लास 12th का, जिसके NCERT हाइलाइट्स को हम पढ़ेंगे क्योंकि NCERT हाइलाइट्स पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, पेपर में कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आपकी NCERT से निकल करके आती हैं, फॉर एग्जांपल एजर्शन रीज़न में, और कई बार तो 2-3 MCQ आ जाते हैं डायरेक्ट जो आपके NCERT की लाइनों से जो है उठा के आपको पूछे जाते हैं. ठीक है, इवन कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट कंसेप्ट हम जनरली देख लेते हैं लेक्चर्स में या नोट्स में जो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन कई बार उन लेक्चर्स में, उन नोट्स में कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो NCERT की हम नहीं पढ़ पाते, वो रह जाती हैं, उनको नहीं पढ़ पाते. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर का मेन जो एम है वो यही है कि हम उन सारी इम्पोर्टेंट बातों को जो है डिस्कस करेंगे इसमें, जो कि लेक्चर्स में जो है छूट जाती हैं. ठीक है, चलिए. सो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में आपको जो लाइन आपको याद रखनी है, दैट इज दिस: The reason for this experience is discharge of electric charge which were accumulated due to rubbing of insulating charges. देखिए यहाँ पे बताया गया था कि कैसे जब आप किसी भी चीज़ को अगर टच करो, अगर आपको एक्सपीरियंस होता है ना थोड़ा चार्ज वाला चीज़ है ना, आपको अपने हाथों पे महसूस होगा कि आपको करंट जो है लगा है, आपको चार्ज महसूस होता है. फॉर एग्जांपल इसी के पिछले वाली लाइन में यहाँ पे लिखा है कि हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिक शॉक को जो है ऑब्जर्व करते हैं, सेंसेशन उसकी महसूस करते हैं जब हम किसी कार के दरवाजे को जो है खोलते हैं कई बार, है ना, या फिर हम आयरन का कोई बार जो है ओपन करें, सॉरी उसको होल्ड करें बस का. इवन आपने देखा होगा कई बार जो नल होते हैं ना, नल हमारे घर पर बारिश के बाद या वैसे आप उनको टच करोगे ना तो आपको थोड़ी सेंसेशन होती है. अगर आपको थोड़ी चोट लगी है ना हाथों में तो आपको सेंसेशन महसूस होती है जैसे आपको करंट लग गया हो. तो वो चार्ज होते हैं, वो चार्ज जो है आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र होने की कोशिश हुई है, तो वो आपका जो है यहाँ पे चार्ज का सिस्टम होता है. तो ये जो रीज़न है इसके पीछे यहाँ पे बताया गया, द रीज़न फॉर दिस एक्सपीरियंस इज डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू आवर बॉडी विच वर एक्यूमुलेटेड ड्यू टू रबिंग ऑफ इंसुलेटिंग सरफेस. ठीक है, हमारी बॉडी से कुछ चार्जेस का एक्यूमुलेशन जो है होता है यहाँ पर. आई थिंक यहाँ से आपको ये चीज़ें समझ में आई. अब नेक्स्ट आपको समझना है, यहाँ पे लिखा है कि amber rubbed with the wool silk cloth attracts light objects, goes to Thales of Miletus, Greece around 600 BC. देखो यहाँ पे मेन बात ये बताई गई है कि अगर हम बात करें ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इसका कंसेप्ट कहाँ से आया, तो सबसे पहले क्या हुआ था, थेल्स थे, है ना, थेल्स हैं ग्रीस के रहने वाले. उन्होंने क्या किया, एम्बर को रब किया किसके साथ, वुल या सिल्क के साथ. तो उन्हें क्या हुआ कि लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्शन महसूस हुई. मतलब उन्होंने क्या किया, जैसे एम्बर को उन्होंने जो है रब किया ना सिल्क के साथ, तो उन्होंने लाइट ऑब्जेक्ट्स को उसके पास रखा, जैसे पेपर के कुछ टुकड़े होते हैं, तो वो उनसे अट्रैक्ट होने स्टार्ट हो गए. तो उन्हें ऑब्जर्वेशन मिली कि अच्छा यहाँ पे कुछ अट्रैक्शन का खेल चला. ठीक है, ये पेपर्स के साथ क्यों चिपक गए. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो थी वहाँ पर है. तो यहाँ से हम क्रेडिट मान सकते हैं कि थेल्स को जाता है, उन्होंने ही हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज का कंसेप्ट जो है लाया था. ठीक है, हालांकि जो इलेक्ट्रिसिटी नाम है, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो ये नाम है, ये यहाँ पे लिखा है देखो, ये इलेक्ट्रॉन वर्ड से आता है, और इलेक्ट्रॉन का मतलब ही होता है एम्बर. तो एम्बर से क्यों आया, क्योंकि भाई जो थेल्स हैं उन्होंने एम्बर को देख कर ही तो ये नाम रखा था. ठीक है, एम्बर को रब करके उन्होंने देखा जब सिल्क के साथ या वूल के साथ, और फिर कुछ लाइट ऑब्जेक्ट्स को देखा कि ये इसके साथ अट्रैक्ट हो पा रहे हैं, तभी उन्होंने बोला कि अच्छा इसमें कुछ अट्रैक्शन का फिनोमेना है. थेल्स ने ऐसा देखा था. तो इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड है वो एम्बर से ही आया है, तो इलेक्ट्रॉन वर्ड से आया है, जो कि एक ग्रीक का वर्ड है जिसका मतलब होता है एम्बर. इज इट क्लियर और नॉट. ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कुछ और चीज़ें. देखिए यहाँ पर जो है आपको कुछ चीज़ें दिखाई देंगी, जैसे
द प्लास्टिक रोड अट्रैक्ट्स द ग्लास। ये बातें आपको याद रखनी चाहिए क्योंकि पेपर में कई बार यहीं से एक क्वेश्चन आ जाता है कि प्लास्टिक क्या करता है। प्लास्टिक की जो रोड होती है वो ग्लास को अट्रैक्ट करती है, अपोजिट चार्जेस के होते हैं वो लोग, और इसी तरीके से सिल्क के साथ वो रिपल करती है, मतलब सिल्क का और प्लास्टिक का सेम ही चार्ज होता है, दैट इज नेगेटिव चार्ज। फिर यहाँ पर आपको याद रखना है विद विच द ग्लास रॉड इज रब्ड एंड द ग्लास रॉड रिपल्स द फर। तो आपको बस सिंपल याद रखना है कि प्लास्टिक के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज होता है, ग्लास के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए ये लोग आपस में जो है अट्रैक्शन कर दिखाते हैं। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक समझ में आया। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी है ये वाली, द प्रॉपर्टी विच डिफ्रेंशिएट्स द टू काइंड्स ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड पोलैरिटी। यानी कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी मदद से हम दो चार्जेस को डिफ्रेंशिएट जो है कर पाते हैं उसको हम बोलते हैं पोलैरिटी। क्योंकि हमें पता है चार्जेस तो दो ही तरीके के हैं, एक है प्लस एक है नेगेटिव माइनस। तो हमें कैसे पता चला कि ये पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है? क्योंकि इनकी पोलैरिटी जो है इसी तरीके की है ना। पोलैरिटी की वजह से आपको ये पता चला पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि चार्जेस की प्रॉपर्टी को जो है डिफरेंशिएट करते है ना, कि कोई सा चार्ज पॉजिटिव है कि कौन सा चार्ज नेगेटिव है, उसके हिसाब से अपन को बोल पाते हो कि वो पोलैरिटी की प्रॉपर्टी जो है होती है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आती हैं। आगे बढ़ जाते हैं अब हम। अब जो है आपको सीधा यहाँ पर जो है पहुँचना है बेसिक प्रॉपर्टीज़ पर। ये रही बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें आपको प्रॉपर्टी नंबर 3 क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर आना है। यस, दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब देखिए यहाँ पर लिखा है आपके पास सेकेंड पैराग्राफ, द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वॉज फर्स्ट सजेस्टेड बाय द एक्सपेरिमेंटल लॉज। जो किसने किए थे? फैराडे ने किए थे। मतलब क्वांटाइजेशन का जो एक्सपेरिमेंट या फिर आप बोल सकते हो कंसेप्ट है, उसे सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली किसने ऑब्जर्व किया, डिस्कवर किया? ये किया था फैराडे ने। सॉरी यहाँ पे लिखा है डिस्कवर किया है ना, सिर्फ डिस्कवर किया, लेकिन इसको एक्सपेरिमेंट किसने किया? मिलिकन ने किया। इस चीज़ को ध्यान से समझिए। यहाँ पे लिखा है द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वॉज फर्स्ट सजेस्टेड बाय द एक्सपेरिमेंटल लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिस्कवर्ड बाय द इंग्लिश एक्सपेरिमेंटलिस्ट फैराडे। फैराडे ने जो इलेक्ट्रोलिसिस के एक्सपेरिमेंट दिए थे, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, तो वो बताए थे फैराडे ने। तो उसी के बेसिस पे उसने बता दिया था कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है। ठीक है, लेकिन इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली किसने बताया? इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली मिलिकन ने जो है बताया। इज इट क्लियर? तो ये छोटी छोटी बातें आपको इसी कॉन्सेप्ट को जो एग्जाम में घुमा के पूछा जा सकता है। ये बताइए एक्सपेरिमेंटली किसने ऑब्जर्व किए थे? ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मिलिकन ने बताया था, लेकिन इसको सबसे पहले डिस्कवर किसने कर लिया था? इसको सबसे पहले डिस्कवर जो है फैराडे ने कर लिया था। अब हमें सीधा पहुंचना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर। कुछ चीज़ें तो इसमें डिलीटेड भी होती हैं ना, तो आपको इसमें सिर्फ सेलेक्टेड ही पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मोस्ट जो चीज़ें आती हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड आती है, कंसेप्चुअल है, वो आप नोट्स में से जो है पढ़ते हो। इस एनसीईआरटी में क्या ऐसी यूनिक चीज़ है वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपके पास जो हेडिंग है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो आपको पढ़नी है। ठीक है, हियर वी गो। ये आगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इसमें भी आपको ये वाला पैराग्राफ जो है ध्यान से समझना है, ये वाला पैराग्राफ। ओके, अच्छा यहाँ पे क्या लिखा है? द पिक्चर ऑफ फील्ड लाइंस वॉज इन्वेंटेड बाय फैराडे टू डेवलप एन इंट्यूसिव नॉन मैथमेटिकल वे ऑफ विजुअलाइजिंग द फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो मैंने बताया है आपको कि जो आपका चार्ज होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनती थी? उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बनती थी कि पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए ये है और नेगेटिव चार्ज मान लीजिए ये है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती थी।
ठीक है, इस तरीके से। इज इट क्लियर? ये ऐसे चलती जाती थी इस तरीके से। तो ये जो लाइन का स्ट्रक्चर है कि पॉजिटिव से निकलकर ऐसे जाएगी लाइन, ये किसने बताया था? ये फैराडे ने बताया था। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे यही लिखा है कि ये चीज़ किसने बताई है? ये चीज़ फैराडे ने बताई है। इज इट क्लियर? और फैराडे ने इनको क्या बताया? लाइंस ऑफ फोर्स। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को उसने लाइंस ऑफ फोर्स से जो है उसने इसको डिनोट किया, उसको जो है उसका अदर नेम जो है बताया। ठीक है, अब हम बात करेंगे गोज लॉ की सबसे पहले। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है। ठीक है, हाँ, एग्जाम्पल्स जो एक्सरसाइज आपकी एनसीईआरटी की हैं, जो एग्जाम्पल्स हैं वो तो बिल्कुल पढ़ने हैं भाई, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इसमें हम थ्योरेटिकल चीज़ों की जो है बात कर रहे हैं, जिससे आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन जैसे असर्शन रीज़न जो है देखने को मिलते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेंगी, तो उनकी बातें जो हम इसमें करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप बात करो एजर्शन रीजन सॉरी इसके एग्जांपल्स की, तो ये सारे एग्जांपल, जैसे ये वाला एग्जांपल है, ये तो सुपर इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, ये तो बिल्कुल आपको करना है। ठीक है, अच्छा, इसके आगे आपको यहाँ पे देखना है क्या चीज़ें आपको समझनी है। यहीं पर देखो, इसी पेज पर आपको यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। यहाँ लिखा है गोज लॉ इज बेस्ड ऑन द इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंसी ऑफ डिस्टेंस कंटेंट ऑन द कूलम्स लॉ। Any violation of Gauss law will indicate departure from the inverse square law. इसका कहने का मतलब क्या है कि Gauss law जो है ना, वो आपके इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंसी दिखाता है। What is inverse square? यानी कि it is inversely proportional to the distance square, distance का square, ये होता है इनवर्स स्क्वायर। यानी कि अगर आपने गोज लॉ का वायलेशन कर दिया, गोज लॉ का पालन नहीं किया, तो उसका साफ मतलब है कि आप इनवर्स स्क्वायर लॉ का पालन नहीं कर रहे हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में बस इतना ही है जो आपको यहाँ से समझना था। हाईलाइटिंग में आपको यही है, बाकी आपको सारे एग्जाम्पल्स जो है रीड करने हैं। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कि आपको सारे एग्जाम्पल्स जो है रीड करने हैं और सारी एक्सरसाइजेस, सारी इन द सेंस जो आपके सिलेबस में है, क्योंकि बहुत सारा जो सिलेबस है वो डिलीट हो गया है। ठीक है, तो ओके, वी विल मेक अ वीडियो फॉर यू जिसमें हम आपको बताएंगे क्या क्या चीज़ें जो है डिलीट हो गई हैं और कौन सी चीज़ें जो है डिलीट मतलब आपको पढ़नी है। ठीक है, तो आप सिर्फ उसी को जो है पढ़ना। इज इट क्लियर? ओके, so that's it for the video. Thank you for watching the video. I hope you have subscribed the channel. इसी तरीके से हम सारे चैप्टर्स की जो है आपके पास हाईलाइटिंग लेकर के आएंगे, क्योंकि NCERT highlighting is also important, right? Hope you understand it. Okay, that's it for the video. Thank you for watching it. Hope you have subscribed the channel.